हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे। सीखेंगे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कैसे लिखने का तरीका होता है, सारा चीज़ एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, अबाउट प्रिंसिपल। मैंने बताया था कि लेक्चर छोटा है लेकिन ध्यान से समझना, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है तो जरा देखना, एक एक बात को समझेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना और हेडिंग लगाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जरा बात ध्यान से समझना, एक एक बात समझाऊंगा। पहले एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर है कि नहीं है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर है सर, आप आराम से समझाते चलिए, हम लोग समझते चलेंगे। देखो अब आराम से समझते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ये 3। इन्हीं तीनों के बारे में मैं एक एक करके तुम लोगों को बताऊंगा। अब जरा एक बात समझना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये हम लोग ब्लॉक के लिए लिखते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वो जो 4 ब्लॉक का यूज करेंगे वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के लिए लिखते हैं। एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लिखते हैं। कंडेंस्ड कब आएगा? जब एक्सपेंडेड लिखने आ जाएगा तो कंडेंस्ड भी लिखने आ जाएगा। तो अभी मैं बताने वाला हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पहला वाला। अब जरा ध्यान से समझना, देखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है किसके लिए लिखते हैं? ब्लॉक के लिए लिखते हैं। तो अब ब्लॉक के लिए लिखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक में कौन कौन? एस, पी, डी और इसके बाद एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक होते हैं। अब मान लो एस ब्लॉक के लिए लिखते हैं तो एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2। n यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। अब जरा देखना, NS1 से 2 मतलब कि S में हमारे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हमारा हो जाए NS1 और हो जाए NS2 तो NS1 जाएगा तो ये हो जाएगा एल्कली मेटल के लिए, एल्कली मेटल के लिए, और NS2 हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। ये यहाँ पे चलता है। NS1 किसके लिए चलता है? एल्कली मेटल के लिए। NS2 एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए चलता है। तो जब भी NS2 लिखा जाए मतलब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS1 लिखा जाए तो एल्कली मेटल का है। इसी तरीके से अगर हम लोग P ब्लॉक के लिए देखेंगे, P ब्लॉक के लिए, तो P ब्लॉक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 से 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ये हमारा P ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS2 NP, P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, N हमारा अभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब जरा मैं समझाता हूँ इनको कितने तरीके से बदल सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक तरीका ये हो सकता है NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। अब जरा ध्यान से समझना, NS2 NP1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बोरॉन फैमिली के लिए है। ये हमारा कार्बन फैमिली के है, कार्बन फैमिली के लिए। ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का। ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ये हैलोजन फैमिली का है, और ये
भाई उधर हो गया, बीच में बताओ, दिक्कत हो रहा है जनता को देखने में। ये जीरो ग्रुप एलिमेंट, मैं यार जनता को दिक्कत हो रहा है देखने में, तुम ऐसे रहो। देखो तो ये होता है। अब बोरान फैमिली में भी ग्रुप नंबर कौन से होते हैं भाई साहब? 13। कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16, हेलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17, जीरो ग्रुप ग्रुप नंबर 18। अरे यार अंदर रहो, जनता को देखने में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। देख लो क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। तो देख लिए भाई साहब, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के लिए लिखते हैं, इसको ध्यान देना। मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का तुम लोगों को समझा दिया। अभी मैं समझाने वाला हूँ डी ब्लॉक के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, 1 मिनट ले लो, ठीक, आगे चलते हैं। चलो अब जरा समझेंगे आगे। देखो कैसे समझने वाले हैं। अब किसके लिए समझेंगे? तो डी ब्लॉक के लिए हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने वाले हैं। अब डी ब्लॉक के लिए कैसे लिखेंगे? ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद ns 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। सम टाइम यहाँ पे 0 से 2 है ना, तो हाँ जितना चलेगा। देखो ये हमारा होता है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तुम एफ ब्लॉक के लिए लिखते हो, एफ ब्लॉक के लिए तो n-2 लिख देना। एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यही होता है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और n-1 लिखेंगे। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं। तुम 1 से 0 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख देता हूँ 0 से 1, ठीक है। और ns हो जाएगा, ns में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 हो जाएंगे, और क्या। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एफ ब्लॉक का। इसको अल्टीमेट सेल कहते हैं n-1 को, और n-2 को पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ब्लॉक के लिए लिखते हैं, और मैंने तुम लोगों को लिखना बता दिया। बताओ इसमें कोई समस्या है? नहीं है ना? आगे चलते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया। अब हम लोग कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे? एक्सपेंडेड को समझेंगे। चलो तो देखो चीजें इस तरीके से चलती हैं, चीजें इस तरीके से चलती हैं, तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं ध्यान दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली बात, मैंने 3 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को सिखाया, जनरल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। जिसमें से जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ब्लॉक के लिए लिखा जाता है, मैंने तुम लोगों को सिखा दिया। अभी किसके लिए हम लोग सीखने वाले हैं? एक्सपेंडेड एलिमेंट के लिए। तो दूसरा अपने कॉपी में हेडिंग लगाना, एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को सीखना है। तो जब यहाँ पे आए हैं तो सीखने के पर्पज से आए हैं, और आप सीखने के पर्पज से आए तो चीज सीखेंगे। चलो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा मैं, एक एक आराम से। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो देखो मैंने वो एनर्जी का सीक्वेंस बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चलेंगे। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लिखना 1s, यहाँ पर लिख देना 1। ओहो यार ये थोड़ा समस्या हो गया भाई साहब, मेरा व्यवस्था गिर गया, हाथ से लग गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, सही हो गया, सब टेम्पोररी है इसीलिए। देखो अब यहाँ पर ये जो 1 है ये अपने को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। हाँ चलो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभी भी 1 है, मतलब 1 भरा जा सकता है। तो वो कब भरा जा सकता है? जैसे अब आ जाएगा हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिख दोगे 1s2। तो भाई साहब अब ऑर्बिटल फुल है। तो अगर तुम लिथियम के पास जाओगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 तो लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्या लिखोगे? 2s1 लिख दोगे। तो अगला वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे, जब पहला वाला भर जाएगा तो अगला यूज करेंगे, जब वो भर जाएगा तो उससे अगला यूज करेंगे। ऐसे चलते हैं 1s 2s 2p 3s, ऐसे ही चलते हैं भाई साहब। देख लो
तो ये लिथियम हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, क्या लिखोगे 1s2 2s2। देखो बोरान आ जाएगा एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। क्यों 2p1 भाई साहब, जब ये दोनों ऑर्बिटल भर गए तो अब p का यूज करेंगे क्योंकि 2s के बाद 2p आता है, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन है अभी 1 है, मतलब मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6 भर सकते हैं। तो अभी अब इसके आगे वाला यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी केवल p ही करते चलेंगे। दिख रहा है कि नहीं यार? हाँ दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब बोरान के बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। चलो तो देखो इसका क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। देखो p में 2 है यहाँ पे वक्त। इसका क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p3। इसका 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। देखो अब p में जाके 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब अब ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में तुम सोच लोगे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे यूज करेंगे नियॉन के बाद कौन आएगा सोडियम। तो जब सोडियम आएगा एटॉमिक नंबर 11, तो 11 वाले का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो भर चुका है। अब इसके बाद 2p के बाद कौन आता है 3s, तो यहाँ पे लिख दोगे 3s1। इसी तरीके से मैग्नीशियम आ जाएगा 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3p1 आ जाएगा। क्यों अब p ऑर्बिटल यूज करेंगे, s वाला खत्म हो गया। तो देखो ये तरीका होता है, जब सीख जाओगे ना तो एक फ्लो मिल जाएगा, तो स्पीड में चलते रहोगे फ्लो में। देखो फ्लो में लिख के दिखाता हूँ। सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही है ना। फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो फास्फोरस 15 तक हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर हुआ? तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। आगे चलो, चलो एक एक चीज सीखेंगे, टेंशन मत लेना, बस आराम आराम से चलते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब आगे देखो 15 तक हो गया ना। फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लो 20 तक हो जाएगा। अब जरा इसका लिखो, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 4 और 2 मिला के 6 हो जाएगा। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। अब 3p5 के बाद यहाँ पे हटा दो, अब क्या लिख देंगे 3p6 से लिख देंगे। अब देखो p भरा गया, तो अब p के आगे जो आएगा उसको यूज करेंगे, चौथा यूज करेंगे ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3p6 के बाद क्या आ जाएगा 4s1। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैल्शियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो 4s2 हो जाएगा। अब कैल्शियम के बाद मान लो स्कैंडियम आ गया, एटॉमिक नंबर 21, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 3d1। देखो d में एक इलेक्ट्रॉन, डी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए। गिन भी सकते हो 21 है, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 21 हो गया। तो ऐसे चीजें चलती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। चलो देखो और भी दिखाता हूँ। चलो अब जरा 22 के बारे में चलते हैं, बात करते हैं 22, एटॉमिक नंबर 22 टाइटेनियम 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
इसके बाद 3p6 के बाद क्या होगा भाई साहब 4s2 3d2, देखो हो गया। इसी तरीके टाइटेनियम के बाद वैनाडियम 23 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा। टाइटेनियम वैनाडियम के बाद कौन आएगा, क्रोमियम आएगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 हो जाएगा। ये तुम्हारे लिखने का तरीका है। तो तुम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, और ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल 100% सही है। लेकिन एक्चुअल में मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होता है। तो जब तक अपने को नहीं पता है, हम लोग तो भाई साहब ऐसे ही लिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जैसा सिखाया गया हम वैसा ही लिखेंगे। तो सही क्या है सर, समझाता हूँ। आप बाउ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट है, दुनिया का कोई भी प्राणी काट नहीं सकता है, पहली बात। लेकिन अब हम थोड़ा आप बाउ प्रिंसिपल से हट कर चलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d5। ये है, ये आप बाउ प्रिंसिपल से हट गए। ऐसा क्यों? जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझो, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल खाली है। अब यहाँ पे ऐसे समझोगे 5 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो 4s और 3d इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो या तो तुम 4s 3d लिखो या 3d 4s लिखो, बात एक ही है, कोई समस्या वाला बात नहीं है। तो जैसे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 भी लिख सकते थे, क्योंकि इनका एनर्जी आपस में बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन घूम करके d में चला जाता है। तो इस केस में ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए अभी कॉपर में भी मैं चलूँगा, तो कॉपर और क्रोमियम में ऐसा ही होता है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, अपवाद है, लेकिन कहानी मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। और भी चीज़ें सीखेंगे टाइम के साथ आगे धीरे धीरे। बताओ समझ में आया? जब कभी भी आप बाउ प्रिंसिपल लेकर के नहीं आए तो तुम ऐसे लिखो, लेकिन एक्चुअल में लिखने का तरीका जो है ये है सही वाला, ठीक है। इसको ध्यान देना। आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, किसका? केवल क्रोमियम का। अभी कॉपर पे मैं आने वाला हूँ, आगे चलते हैं। देखो, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 3d5 4s1। मैंने बताया अभी कि जब इनके एनर्जी में बहुत कम ही डिफरेंस होता है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 25 हो गया, d5 हो जाएगा। अब मैंगनीज के बाद आते हो आयरन पे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आ जाएगा 3d6 4s2। देखो 6 हो जाएंगे इसमें डी में। फिर आयरन के बाद कोबाल्ट आ जाएगा 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। अब कोबाल्ट के बाद कौन आएगा? निकल आ जाएगा 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। देखो अब निकल के बाद कौन आ जाएगा? कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। अब देखो हमको जो सिखाया गया हम वही लिखेंगे। तो मैंने क्रोमियम में भी स्टार बनाया था, अब कॉपर में भी बना देता हूँ।
कॉपर में 3d9 4s2 है। एक्चुअल में 3d9 का जब तुम ऐसे बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, 1 2 3 4 5, तो देखोगे एक इस तरीके से खाली है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कंपेयर करोगे तो जो पूरी तरीके से भरा होता है फुली फील्ड, वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से। तो अब स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी में तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, मैंने बताया है। तो एक इलेक्ट्रॉन एस का घूम करके चला जाता है डी में, तो इस केस में क्या होता है, D10 लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही वाला क्या होगा, तो कॉपर का सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कॉपर का। तो सही वाला क्या होगा, ये वाला होगा। तो तुम लोग कौन सा लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, एक बार चेक करो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। समझ गए भाई, यही कहानी यहाँ पे चल रहा है। आगे चलते हैं, चलो कोई भी कंफ्यूजन हो ना, अगर कंफ्यूजन वगैरह होया करे तो कमेंट वगैरह में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। जो भी पढ़े क्लियर रहे, डाउट वगैरह ना रहे, डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब कौन बचा, जिंक बचा 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 हो जाएगा। ये जिंक का हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से चलता है। तो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया और एक्सपेंडेड भी सीख लिया। अब मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं सिखाने वाला हूँ। अब जरा समझना, अभी मैंने 30 तक बता दिया। अब अभी तो मैं आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेंडलीफ वाला जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें ग्रुप पीरियड ये सब निकालना सिखाऊंगा। तो उसके बाद वहाँ पे ग्रुप का क्लासिफिकेशन चलता है ब्लॉक वाइज। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, पी के बारे में पढ़ना है, डी के बारे में, एफ के बारे में। तो वहाँ पे जैसे अब 30 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट रहेंगे तो उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर ने 30 ही बताया, बस इतने में कैसे हो जाएगा। तो 30 टेंशन मत लो, आगे वहाँ पे तुमको पता चली जाएगा। एक एक बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो अब बस इतना तुमको प्रैक्टिस करने के लिए है। आगे चलता हूँ। फिर भी अगर किसी एलिमेंट का तुम नहीं लिख पाओगे तो मेरे को बताना, लेकिन लिख कहीं नहीं पाओगे। अभी देखना, मैंने बताया, फिर प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो पूछो। उसके बाद आगे मैं तुम लोगों को बता दूंगा भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब वो दोनों आ गया तो ये क्यों नहीं आएगा। देखो, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय नोबल गैस का यूज करते हैं। कैसे, जरा समझाता हूं। जैसे अब समझना ध्यान से, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2, ठीक है, 2s1 है। तो अब लिथियम के पास वाला नोबल गैस कौन होगा भाई, हीलियम होगा। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है ना। तो तुम इसका ऐसे लिख दो, कंडेंस्ड में लिथियम, यहाँ पे लिखो हीलियम 2s1। देखो, मतलब जो नोबेल गैस लिख दोगे तो जो एग्जामिनर वगैरह होंगे वो समझ जाएंगे कि भाई इसका ये कंडेंस्ड लिखा गया है। ये लिखने का तरीका है, शॉर्टकट, कोई काट नहीं, कोई काटेगा नहीं, कोई समस्या नहीं है, ऐसा लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास बोरान है, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है, ये होता है ना। तो अब इसका कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसका लिख दो पहले, बोरान का कैसे लिखना है। देखो, हीलियम 2s2 2p1, ठीक है। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन है सोडियम के, नियॉन आता है। तो ऐसे लिख दो, नियॉन 3s1। देखो कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ से मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन नियान में पाया जाता है, तो नियान लगा दिए, 3s1 लिख दिए। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, क्या लिखोगे, नियॉन लगा दो, नियॉन लगाने के बाद 10 हो जाएगा, फिर 3s2 लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। सही है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2।
2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2, यही होगा। ये लो यहाँ तक 10, यहाँ से 18 2 20। तो अब 18 कौन होता है एलिमेंट, आर्गन का यूज कर देंगे, आर्गन 4s2, देखो हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैटेगरी में जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 होता है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन आएगा भाई साहब, इसका तो कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 7 है। तो बेसिकली 7 है तो 8 तो होता नहीं है, तो बेसिकली क्या करेंगे ऐसे, हीलियम 2s2 2p3 किसका हो गया, नाइट्रोजन का। तो किसी में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नियरेस्ट नोबल गैस का यूज करके। अब जैसे डी ब्लॉक में तुमको दिखाता हूँ, जो भी मैंने अदर भी किया था उसको भी दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे। देखो जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये सारे के सारे। अभी मैंने इसका एक्सपेंडेड लिखा था, तो अब अगर इनमें देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 21 से 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 इलेक्ट्रॉन है, जैसे जिंक में 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन मिलेगा, आर्गन मिलेगा। कौन मिलेगा, आर्गन। तो देखो यहाँ पर आर्गन लगा देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो 18 के बाद क्या हो जाएगा, 3d1, या फिर ऐसे लिखो, डी और एस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनर्जी आपस में बराबर होता है, 4s2 3d1, देख लो यही होगा ना। तो 18 2 20 21 हो गया। अगर कोई 20 नंबर का नोबल गैस होता तो उसको डायरेक्ट लगाते, लेकिन 20 नंबर पे कोई नोबल गैस का एलिमेंट नहीं है, 20 नंबर पे तो भाई सब कैल्शियम आता है। समझ गए, इसी तरीके से यूज करना है। तो आर्गन क्या हो जाएगा, 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s2 3d4। ये लिखोगे ना 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 ना, अभी भी मैंने बताया था सही वाला लिखना है। कैसे लिखेंगे, 4s1 3d5, मैंगनीज, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन फिर 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 लिखोगे, 3d9 लिखोगे नहीं, क्यों, मैंने स्पेशली क्रोमियम और कॉपर में मार्क कराया था, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो 4s1 3d10 हो जाएगा। जिंक में आर्गन 4s2 3d10। तो ये देखो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीसी है, सीसी मतलब कंडेंस्ड, सीसी नहीं सीई, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब ये मत 2 हो जाएगा, 3 होगा। अब ये मत सोचना कि मैं याद करके आया भाई, देखो मैं रैंडमली कोई सा भी एलिमेंट ले रहा हूँ, जो भी दिमाग में आ जा रहा है, तुम जो कहोगे वही ले लूंगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 10 2 12 3 15। तो अब 15 है, सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, 18 तो लिख नहीं सकते, तो 10 ही वाला लिखेंगे। तो नियॉन तक लिख लो, नियॉन तक कितना 10 हो जाएगा। फिर 3s2 3p3, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई साहब, फास्फोरस का होगा। रैंडमली मैं उठा रहा हूँ, जैसे मान लो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 17 है तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही होगा, 5 हो जाएगा। तो देखो 12 यहाँ से 10 हो जाएगा, 2 12 12 5 17। तो क्या लगाओगे, नियॉन 3s2 3p5। ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं। नोबल गैस में भी यूज कर सकते हो, जैसे आर्गन का लिखो 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। तो यहाँ तक कितना आएगा, नियॉन का आएगा, नियॉन 3s2 3p6। ये नहीं कि जब नोबेल गैस का दूसरे में कर रहे हैं तो खुद नोबेल गैस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो 10 तक नियॉन हो गया, दोबारा 6 18, समझ गए। तो इस तरीके से मैंने तुम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी बहुत अच्छे से। तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, अब समझो, लिखो। फिर आगे का कहानी इसके तो बाद का जो है अगले टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद स्टेबिलिटी वगैरह का है, उसके बाद हम लोग जंप कर देंगे अगला चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में कुछ बचा है, स्टेबिलिटी वगैरह सब सारी चीज डिस्कस करके तभी नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।